हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आरबीआई ग्रेड बी का जो फेज 2 हुआ था उसमें यहाँ पे कौन से क्वेश्चन आए थे और उसमें से क्वेश्चंस हमने कितने कवर किए थे। साथ ही यहाँ पे हम प्रूफ दिखाएंगे कि ये क्वेश्चन आए थे और यहाँ पे इसके बेसिस पे हमारे कौन से वीडियो में ये वाले क्वेश्चन को कवर किया है। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे ये बताने से पहले मैं आपको यहाँ पे अपीड एस्पिरेंट्स का जनरल समरी बताना चाहता हूँ। देखिए, उन्होंने बोला है कि ये पेपर लास्ट ईयर से टफ था, यानी कि इस साल कट ऑफ और कम आने वाला है। उसके बाद यहाँ बोला गया है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे और यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। उसके बाद बोला है कि यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बहुत कम थे और ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे गए थे। साथ ही बोला है कि स्कीम के बेसिस पे क्वेश्चन कम आए थे जिसकी वजह से उनका स्कोर कम आएगा। और लास्ट में बहुत एस्पिरेंट्स ने ये बताया है कि अभी के एग्जाम में स्काई इज द लिमिट फॉर द पेपर, यानी कि आरबीआई अभी कई से भी क्वेश्चन पूछ रही है और ये आपने फेज 1 में भी देखा था। क्लियर है? ये वीडियो आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी आने वाले एग्जाम्स ऐसे ही आ रहे हैं। हम अभी ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि चाहे वो एग्जाम आरबीआई का हो या फिर नाबार्ड का या फिर सेबी, उसके बाद यहाँ पे आईबीपीएस, एसबीआई या फिर आरआरबी, तो भी यहाँ पे क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस ही आ रहे हैं या फिर अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ रहे हैं। इसकी वजह से हमें समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं और हमें इसे कैसे प्रिपेयर करना है। क्लियर है? अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फेज 2 के हमें सारे क्वेश्चंस नहीं मिले हैं और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हमें मिले हैं उसमें से भी कुछ क्वेश्चन डाउटफुल है। उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग इस एग्जाम को अपेयर नहीं किए हैं और जिन्होंने अपेयर किए हैं उन्होंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, इसलिए उसकी वजह से ये क्वेश्चन मिलना बहुत हार्ड हो रहा है। क्लियर है? अब हम यहाँ आगे देखेंगे कि जो भी क्वेश्चन हमें मिले हैं वो क्वेश्चन कहाँ से आए थे और उसे हम कैसे अपेयर कर सकते थे। क्लियर है? देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, on average, only dash of the SDG targets are on track to be met globally by 2030, with the remaining 84% showing the limited progress or a reversal of progress. So यहाँ पे ये क्वेश्चन कहाँ से आया था? देखिए, हमने आपको जून के बेस्ड ऑन एमसीक्यू में एक क्वेश्चन दिया था। It is as per UN's Sustainable Development Report, world falling behind on environment, health and hunger SDGs. Life expectancy as birth is related to which SDG? इसका आंसर था SDG 3। लेकिन इसके एक्सप्लेनेशन में हमने ये बोला था कि यहाँ पे 2030 तक हम कोई भी SDG विच इज़ 17 SDGs में से कौन सा भी SDG अचीव नहीं करेंगे और साथ ही ऑन एवरेज ओनली 16% ऑफ द SDG टारगेट्स आर ऑन ट्रैक व्हाइल 84% शो ए रिवर्सल ऑफ प्रोग्रेस। सो एक डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछा गया था। इसका आंसर है 16%। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पे और एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। यहाँ पे देखिए, इस एग्जाम में ऐसा भी हुआ था कि एक पैराग्राफ दिया था और वहाँ पे दो अलग अलग रिपोर्ट मिक्स किए गए थे। सो यहाँ पे लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो कौन से रिपोर्ट का है। सो देखिए, यहाँ पे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात की थी एक पैराग्राफ में, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन कहीं और से भी पूछा गया था। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन था विच ऑफ द टर्म डिनोट्स द कॉन्टेजियन इफेक्ट ऑफ क्राइसिस एज मेंशन इन पैरा। अब यहाँ पे पैराग्राफ में कौन सा रिपोर्ट में ये बोला गया है इसके बारे में एस्पिरेंट को पूछा नहीं था। तो यहाँ पे इसका आंसर था पॉलीक्राइसिस। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का पार्ट नहीं था। ये क्वेश्चन कहाँ से आया था मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद उसी के फॉरवर्ड में एक क्वेश्चन था हु वाज द डायरेक्टर ऑफ द रिपोर्ट। देखिए, ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। यहाँ पे ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात की थी और यहाँ पे हम कभी भी रिपोर्ट का डायरेक्टर नहीं पढ़ते। ये पूरी तरह आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था और किसी ने भी ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो बेसिकली ये क्वेश्चन छोड़ने लायक ही था। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वे रिकमेंडेड बाय द रिपोर्ट। इसका आंसर था इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट्स एंड इन्फ्यूजन। वो कहाँ से आया था हम आपको बताएंगे। साथ ही यहाँ पे पूछा था हाउ टू एस्केप मिडिल इनकम ट्रैप। उसके ऑप्शन हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे और एक क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इंडिया एज पर द रिपोर्ट। As per the current trends, it will take China more than 10 years here just to reach 1/4 of US income per capita. उसे इंडोनेशिया nearly 70 years and India 75 years. उसे बोला था कि at the end of 2023, 108 including China, India, Brazil and South Africa countries were classified as middle income with GDP per capita ranging from 1,136 here to 13,845. उसके बाद यहाँ पे और पूछा था यहाँ की इन कंट्रीज लाइक इंडिया, मेक्सिको एंड पेरू फर्म्स ग्रो स्लोली टिपिकली डबलिंग इन साइज ओवर 40 years ईयर कंपेयर टू द 7-fold इंक्रीज इन द यूएस फॉर द फर्म्स ऑफ द सेम एज। सो अब हम देखते हैं कि ये कंटेंट कहाँ से आया था। सो देखिए, हमने आपको बेस्ड ऑन एमसीक्यू के अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स के वीडियो में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था एज पर द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 इंडिया नीड्स हाउ मेनी ईयर्स टू रीच क्वार्टर ऑफ यूएस पर कैपिटा जीडीपी। इसका आंसर है 75।
इसका यहाँ पे टाइम स्टैम्प भी दिया है विच इज़ 4 hours 55 minutes। उसके साथ ही इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए हमने ये बताया था कि यहाँ पे इंडिया को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इनकम पर कैपिटा का 1 क्वार्टर अचीव करने के लिए 75 ईयर्स लगेंगे। उसके बाद चाइना को ये अचीव करने के लिए लगेंगे 10 साल और साथ ही इंडोनेशिया का वो अचीव करने के लिए लगेंगे 70 ईयर्स। ये यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था। उसके बाद यहाँ बोला था कि इन कंट्रीज लाइक इंडिया, मेक्सिको एंड पेरू फर्म्स टिपिकली डबल इन साइज ओवर 40 ईयर्स वेयर एज इन यूएसए दे ग्रो 7-fold इन द सेम पीरियड। ये भी यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया था, राइट। साथ ही उसके बाद यहाँ पे बोला गया था कि 108 मिडिल इनकम कंट्रीज विद एनुअल जीडीपी पर कैपिटा बिटवीन USD 1136 एंड USD 13,845। ये भी यहाँ बताया गया था, राइट। उसके बाद जो ये मिडिल इनकम ट्रैप था उससे यहाँ पे निकलने के लिए उन्होंने 3 फेज स्ट्रैटेजी बताई थी, दैट इज 3I स्ट्रैटेजी, जहाँ पे आता है इन्वेशन फेज, उसके बाद यहाँ पे इन्फ्यूजन फेज और उसके बाद यहाँ पे इन्वेशन फेज। सो क्लियर है आपको? सो यहाँ पे 5 में से 3 क्वेश्चन तो यही पे क्लियर हो गए, राइट। अब यहाँ पे नेक्स्ट बताना चाहता हूँ कि ये पॉली क्राइसिस कहाँ से आया था। देखिए ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट से नहीं आया था, क्योंकि वो अगर आता था तो हम उसे कवर कर लेते थे। लेकिन रिसेंटली अक्टूबर 15 और 24 में वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने एक रिपोर्ट निकाला था, दैट इज पॉवर्टी, प्रॉस्पेरिटी एंड प्लैनेट पाथवेज आउट ऑफ द पॉली क्राइसिस। सो ये जो पॉली क्राइसिस जो टर्म है वो अभी रिसेंटली ला गया है, और ऐसा नहीं कि इसके पहले ये कंसेप्ट नहीं आया था। 2022 और 2023 में ये कंसेप्ट ला गया था, लेकिन यहाँ पे रिसेंट की रिपोर्ट में ये दिखाई नहीं गया था। बस अभी अक्टूबर 15 को ये रिपोर्ट आया था, वहाँ पे ये टर्म मेंशन किया गया था। इसलिए ये हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन इस रिपोर्ट से आया था। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे के कुछ क्वेश्चन थे। यहाँ पे बोला है कि इन लास्ट 5 years एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ ग्रोन एट द एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ डैश, इट इज़ 4.18%। उसके बाद यहाँ पे इंडिया नीड्स टू जनरेट नियरली 78.15 लाख जॉब्स एनुअली इन द डैश बाय द 2030। उसके बाद यहाँ पे इंडिया हैज़ मूव्ड फ्रॉम द एग्रेरियन इकोनॉमी हियर टू डैश इकोनॉमी। वो सर्विसेज है या फिर मैन्युफैक्चरिंग है ये हमें पता नहीं। अब यहाँ पे ये कंटेंट कहाँ से आया था? देखिए इकोनॉमिक सर्वे का एक चैप्टर था, दैट इज एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट। वहाँ पे हमने बताया था कि द सेक्टर रजिस्टर एन एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 4.18% एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस ओवर द लास्ट 5 years। सो पिछले 5 साल में एग्रीकल्चर का एवरेज ग्रोथ रेट था 4.18%। उसके बाद यहाँ पे और एक चैप्टर था रिगार्डिंग चैलेंजेस आइडेंटिफाइड बाय द इकोनॉमिक सर्वे। सो उसमें यहाँ पे ये पॉइंट था कि to accommodate the growing workforce, the Indian economy must create approximately 7.85 million non-farm sector jobs annually till 2030। सो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली इकोनॉमिक सर्वे से आया था। आपको बस इकोनॉमिक सर्वे को अच्छे से डिटेल में पढ़ना था। उसके बाद यहाँ पे और एक चैप्टर था रिगार्डिंग सर्विसेज फ्यूलिंग द ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। वहाँ पे ये बोला था कि द सर्विसेज सेक्टर अकाउंटेड फॉर 55% ऑफ द इकोनॉमी इन फाइनेंशियल 24 एंड ग्रू बाय 7.6% ड्यूरिंग द ईयर। इट इज़ डोमिनेंट एंड रैपिडली ग्रोइंग सेक्टर, यानी कि इंडिया की इकोनॉमी में ये डोमिनेंट सेक्टर है और ये रैपिडली ग्रो रहा है। सो क्या हम इसकी वजह से बोल सकते हैं कि यहाँ पे इंडिया हैज़ मूव्ड फ्रॉम एग्रेरियन इकोनॉमी हियर टू सर्विसेज इकोनॉमी, क्योंकि यहाँ पे सर्विसेज सेक्टर अभी का डोमिनेंट है और ये आगे और बढ़ेगा। क्लियर है? उसके बाद हम और एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया था फ्रॉम द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 54th एनुअल मीट क्वेश्चन, और यहाँ पे हमें फुल क्वेश्चन नहीं पता है। इसमें हमें नेटवर्क पार्टनर का भी क्वेश्चन पूछा था, साथ ही यहाँ पे ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ये जो जनवरी में लॉन्च किया है वो यहाँ पे कौन से सिटी से लॉन्च किया था ये भी पूछा गया था। सो देखिए इसका आंसर हमारे जनवरी के डिटेल करंट अफेयर्स PDF में था। यहाँ पे हमने डायरेक्टली बताया था कि 54th एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नोन एज द डावोस समिट टुक प्लेस एट द स्विस अल्पाइन स्कूल डावोस इन स्विट्जरलैंड फ्रॉम द जनवरी 15 ईयर टू 1924। सो इसकी सिटी थी डावोस। इसका थीम भी बताया था कि रीबिल्डिंग ट्रस्ट। उसके बाद यहाँ पे इसमें हमने बताया था कि यहाँ पे कुछ पार्टनरशिप की गई है, जहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विल सर्व एज नेटवर्क पार्टनर और इन्वेस्ट इंडिया विल बी द इंस्टीट्यूशनल पार्टनर, ये भी हमें बताया था। अब यहाँ पे इस नेटवर्क पार्टनर के रिगार्डिंग कौन सा एग्जैक्ट क्वेश्चन था ये हमें नहीं पता, लेकिन उसका कंटेंट हमने डिटेल करंट अफेयर्स PDF में बताया था। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे और एक क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एलिजिबल टू रिसीव बेनिफिट्स अंडर द प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चन थे जो स्कीम पे आए थे। इसमें हमें ऑप्शन थे द पर्सन हैज़ 1.75 हेक्टर्स, उसके बाद एज ऑफ 75 ईयर्स और यहाँ पे एज ऑफ 42 ईयर्स। अब क्या ये एलिजिबल है? देखिए हमने आपको बेस्ड ऑन MCQ के सितंबर के वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था, इट इज प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना हियर कंप्लीट्स द 5 years ऑफ सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। इन दिस स्कीम upon reaching 60 years of age enrolled farmers receive a monthly pension of।
इसका आंसर था 3000। अब यहाँ पे उसी में हमने उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया था। यहाँ हमने बोला था कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स विद द कल्टिवेबल लैंड होल्डिंग्स अप टू 2 हेक्टर्स, सब 2 हेक्टर की बात की है। सो यहाँ पे अप टू 2 हेक्टर बोला है, तो यहाँ पे 1.75 हेक्टर उसमें आ जाएगा। उसके बाद एज लिमिट बताई गई है कि यहाँ पे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स विद द एज बिटवीन 18 to 40 ईयर्स कैन ज्वाइन द स्कीम। सो यहाँ पे 7.5 भी इसमें नहीं आएगा और यहाँ पे 42 भी इसमें नहीं आएगा। क्लियर है? सो अगर आप यहाँ पे इस स्कीम का अच्छे से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ते थे तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो गया रहता। क्लियर है? उसके बाद और क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इज टू मोबिलाइज ए मीडियम टू लॉन्ग टर्म डे फाइनेंशियल फैसिलिटी फॉर इन्वेस्टमेंट इन वायबल प्रोजेक्ट्स फॉर द पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स थ्रू द इंसेंटिव्स एंड फाइनेंशियल सपोर्ट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर है। आप अगर अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्या है कि यहाँ पे जो भी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे कोई क्रॉप प्रोडक्शन किया है, उस क्रॉप का आपने हार्वेस्टिंग किया है, उसके बाद उसके स्टोरेज के लिए या फिर उसे ठीक से रखने के लिए जो भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, उसके लिए आपको एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यूज़ किया जाता है। राइट? साथ ही यहाँ पे कम्युनिटी फार्मिंग एसेट होते हैं, यानी कि बहुत सारे फार्मर्स मिलकर अगर फार्मिंग कर रहे हैं और उन्हें अगर पोस्ट हार्वेस्ट में मैनेजमेंट चाहिए या फिर उसके लिए कुछ एसेट चाहिए, तो फिर आपको उसका पैसा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से मिलता है। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे बोला गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग विल रिसीव द फंड अंडर द एएफ स्कीम। यहाँ पे ऑप्शन है, ए पर्सन हैज़ फ्लोर मिल, उसके बाद पर्सन प्रोड्यूसिंग पिकल्स, उसके बाद पर्सन इज ए फार्मर एंड हु कल्टिवेट्स मशरूम इन मेघालय। सो यहाँ पे इसके बारे में हमने हमारे वीडियो में बताया था। यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे बेस्ट स्टूडेंट एमसीक्यू का सितंबर का वीडियो था, वहाँ पे हमने क्वेश्चन रखा था कि यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान लॉन्चेस द एग्रीश्योर फंड एंड कृषि निवेश पोर्टल, एग्रीश्योर फंड इज ऑफ डैश करोड़। और यहाँ पे इसी क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का एक कंसेप्ट था। सो उसे एक्सप्लेन करने के लिए हमने ये बताया था ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ये 2020 को लॉन्च किया था और यहाँ पे ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए फंड निकाला था। यहाँ पे लोन दिया जाता है ऑफ 6% इंटरेस्ट रेट और जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट 3% की सब्सिडी देती है। उसके बाद यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे इस फंड की वजह से क्या क्या फ़ायदा हुआ है। या बोला है कि इस स्कीम से हमने क्या क्या क्रिएट किया। इस स्कीम से हमने 6,623 वेयर हाउसेज क्रिएट किए, उसके बाद 688 कोल्ड स्टोरेज क्रिएट किए, उसके बाद 21 सिलो प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए, जिससे हमारा 500 लाख टन का स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गया। सो आप समझो कि यहाँ पे हार्वेस्टिंग करने के बाद यहाँ पे वो हार्वेस्टिंग का प्रोडक्ट स्टोर करने के लिए हमने वेयर हाउसेज रखा। उसके बाद जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के प्रोडक्ट होते हैं वो स्टोर करने के लिए हमने कोल्ड स्टोरेज रखा। उसके बाद यहाँ पे बाकी प्रोडक्ट्स होते हैं वो स्टोर करने के लिए हमने इस तरह के सिलो प्रोजेक्ट्स भी लगाए। क्लियर हो रहा है आपको? अब हम बताइए कि यहाँ पे कौन से प्रोजेक्ट में आपको फंड मिलेगा। सो क्या यहाँ पे पर्सन के पास फ्लोर मिल है तो क्या हम उसे एएफ स्कीम के अंदर फंड देंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की बात ही नहीं आती। उससे तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई स्टार्टअप के लिए फंड देगी। राइट? उसके बाद यहाँ पे पर्सन प्रोड्यूसिंग पिकल्स, ये भी एक तरह का बिजनेस है, उसे भी यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई फंड देगी। लेकिन अगर पर्सन फार्मर है तो फिर उसके प्रोडक्ट के लिए हम उसे लोन दे सकते हैं। साथ ही जो फार्मर यहाँ पे मेघालय में मशरूम कल्टिवेट कर रहा है उसको भी यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज के लिए हम फंड दे सकते हैं। क्लियर हो रहा है आपको? सो यहाँ पे हमारे हिसाब से या फिर लॉजिक के हिसाब से इन दो ऑप्शन को हम यहाँ पे फंड देंगे। सो देखिए इस तरह के इनडायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में पूछे थे, इसकी वजह से यहाँ पे एस्पिरेंट्स को ये एग्जाम हार्ड लग रहा था। नेक्स्ट यहाँ पे और क्वेश्चन है रिगार्डिंग स्टार्टअप इंडिया। यह बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द रीजन टू रिजेक्ट द एप्लीकेशन। अब यहाँ पे ये भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे ऑप्शन है नेटवर्थ मोर देन 75 करोड़, उसके बाद देर इज पेरेंट कंपनी ऑफ एप्लीकेंट कंपनी, उसके बाद इट वॉज सेटअप इन 2005। तो यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम का पीडीएफ है, वहाँ पे आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में यहाँ पे स्टार्टअप इंडिया स्कीम दिखेगी। वहाँ हमने बताया था कि ये लॉन्च किया था 2016 को और यहाँ पे इसी में हमने डिफाइन किया था या कि हम किस बिजनेस को स्टार्टअप बोलेंगे। सो अब देखिए इट इज इनकॉर्पोरेटेड एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पार्टनरशिप फर्म और ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इन इंडिया। उसके बाद इट हैज़ लेस दैन 10 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री, दैट इज लेस दैन 10 ईयर्स हैव इलैप्स्ड फ्रॉम द डेट्स ऑफ इज इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन। अब आप सोचिए कि यहाँ पे ये स्कीम लॉन्च हुई थी 2016 को और यहाँ पे उसकी हिस्ट्री 10 साल से कम होनी चाहिए। सो अगर कोई स्टार्टअप 2005 को सेटअप हुई थी तो उसे क्या 11 साल नहीं हुए हैं? 11 साल हो गए हैं।
सो इसके वजह से वो इस स्कीम में एलिजिबल नहीं है। साथ ही यहाँ पे कंडीशन इज रिगार्डिंग टर्नओवर, यानी कि यहाँ पे नेटवर्क के बारे में नहीं बताया है। यह बोला है कि द टर्नओवर फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग ईयर सिंस द इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन लेस दैन 100 करोड़। सब टर्नओवर की बात की है कि यहाँ पे 100 करोड़ से कम टर्नओवर होना चाहिए, लेकिन नेटवर्क 75 करोड़ या फिर 100 करोड़ से कम ऐसा नहीं बताया गया है। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे आगे ये बोला है कि एन एंटिटी फॉर्म अप बाय द स्प्लिटिंग अप और द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिजनेस ऑलरेडी इन एक्सिस्टेंस शैल नॉट बी कंसिडर्ड ए स्टार्टअप। सो अगर क्या किसी की पहले से पेरेंट कंपनी है तो क्या हम उसे स्टार्टअप कंसिडर करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, राइट। सो वो भी ऑप्शन यहाँ से निकल गया। सो इस तरह से इनडायरेक्ट क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे थे। उसके बाद यहाँ पे और एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग मिशन वत्सल्य। यहाँ पे एनपीएस वत्सल्य की बात नहीं कर रहे हैं जो यहाँ पे रिसेंटली बजट में निकाला था। ये है मिशन वत्सल्य दैट वाज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। यहाँ पे ये इंश्योर कर रहे हैं कि चिल्ड्रन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन इंडिया। हु अमंग द फॉलोइंग विल बी द बेनिफिशियरी ऑफ द स्कीम? यहाँ पे एक ऑप्शन है रेस्क्यूड चाइल्ड, उसके बाद ऑर्फन, उसके बाद द गर्ल रिसीविंग ₹4,000 अंडर अनदर स्कीम। सब इसमें पहले दो ऑप्शन तो है ही, लेकिन यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में हमें डाउट है। देखिए यहाँ पे मिशन वत्सल्य जो स्कीम है उसका लॉन्च आया था 2009 और 10, और इसमें हमने आगे ये बताया है कि यहाँ पे इस पॉइंट में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ओपन शेल्टर्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट विल बी सपोर्टेड टू द केयर फॉर द रन अवे चिल्ड्रन, उसके बाद मिशन चिल्ड्रन, उसके बाद ट्रैफिक चिल्ड्रन, उसके बाद वर्किंग चिल्ड्रन, उसके बाद चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशंस, उसके बाद चाइल्ड बेगर्स, उसके बाद चाइल्ड सस्टेनर अब्यूजर्स एक्सेट्रा। उसे क्या बोला है कि फाइनेंशियल सपोर्ट हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड टू फॉर वुलनरेबल चिल्ड्रन लिविंग विद द एक्सटेंडेड फैमिलीज और इन फोस्टर केयर, वी आर सपोर्टिंग देयर एजुकेशन, देयर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ नीड्स। इसका मतलब ये है कि रेस्क्यू चाइल्ड और ऑर्फन को इस स्कीम में इंक्लूड किया गया है। लेकिन यहाँ पे गर्ल रिसीविंग ₹4,000 अंडर अनदर स्कीम, उसके बारे में यहाँ पे कुछ बोला नहीं है। सब सोच सकते हो कि अगर किसी गर्ल को किसी स्कीम में ₹4,000 दिए हैं तो वो ऑलरेडी फॉर्मल इकोनॉमी में आ गई है। सो यहाँ पे वो इस तरह के स्पेशल नीड चिल्ड्रन में आती नहीं है। क्लियर है आपको? उसके बाद यहाँ पे और क्वेश्चन है रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। यहाँ पूछा है इन हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया हैज़ परफॉर्म बेटर। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आया था फ्रॉम नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स। हमने आपको बेस्ड ऑन MCQ जुलाई मंथ के वीडियो में ये क्वेश्चन पूछा था। एज पर नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स वी स्टेट रिटेन्स द टॉप रैंक। इसका आंसर था केरला। लेकिन यहाँ पे इसके अंडर हमने ये बताया था कि प्रोग्रेस मेड बाय इंडिया इन SDGs, वहाँ पे हमने बताया था कि नोट वर्थी एडवांसमेंट इन द गोल्स 1 दैट इज नो पॉवर्टी, उसका गोल 8 दैट इज डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, उसका गोल 13 दैट इज क्लाइमेट एक्शन। यहाँ पे ये फ्रंट रनर में है। सो यहाँ पे कौन कौन से गोल है? गोल 1, गोल 8 और गोल 13। उसके बाद यहाँ पे हमने बताया है रिगार्डिंग गोल 13 जो हमने इंक्लूड किया, उसके बाद गोल 1 जो भी हमने इंक्लूड किया है। नेक्स्ट टाइप बोला है कि यहाँ पे कुछ प्रोग्रेस कुछ की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हमने किए हैं। वो कौन से? गोल 1 जो हमने ऑलरेडी इंक्लूड किया है, गोल 3, उसके बाद गोल 6, उसके बाद गोल 7, लेकिन गोल 8 यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है। सो गोल 8 हम यहाँ पे लिखेंगे। साथ ही गोल 9, उसके बाद गोल 11 और गोल 13 भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है। सो हम गोल 13 यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में हमने प्रोग्रेस किया? एक है गोल 1, उसका गोल 3, गोल 6, गोल 7, गोल 8, गोल 9, गोल 11 और गोल 13। क्लियर है आपको? सो इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे गए थे। ये क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं दिया गया है, लेकिन हमें यहाँ पे ये रिपोर्ट इतने अच्छे से कवर करने पड़ते थे कि यहाँ पे इस तरह के डिफिकल्ट क्वेश्चन हमें आने चाहिए थे। उसके बाद इसमें क्वेश्चन था रिगार्डिंग ग्लोबल GDP रेट। अब यहाँ पे कौन से ऑर्गेनाइजेशन के ये ग्लोबल GDP रेट प्रोजेक्शन हमें पूछे थे ये हमें क्लियर नहीं है, और आपको पता है कि हम ये ग्लोबल GDP रेट हमारे वीडियोज़ में छोड़ते नहीं हैं। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे और एक क्वेश्चन है रिगार्डिंग द नेशनल करियर सर्विस पोर्टल विच इज ए मिशन मोड प्रोजेक्ट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट विच प्रोवाइड्स ए होस्ट ऑफ करियर रिलेटेड सर्विसेज। हु अमंग द फॉलोइंग विल बी एबल टू रिसीव द बेनिफिट ऑफ द स्कीम। देखिए ये तो मुझे लगता था बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे मुझे ये बताने की भी जरूरत नहीं है या कि हमने टॉपिक कवर किया है नहीं। देखिए नेशनल करियर सर्विस पोर्टल, यहाँ पे आपको करियर के रिलेटेड और ट्रेनिंग के रिलेटेड सारे सर्विसेज मिलते हैं। सो यहाँ पे एक सर्विस मैन हैज़ अप्लाइड टू द पोर्टल तो उसे भी सर्विस मिलेगी। उसके बाद सीता हैज़ बीन डूइंग जॉब इन अब्रोड, उसे भी सर्विस मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे अप्रेंटिसशिप के लिए भी सर्विस मिलेगी क्या? हाँ बिल्कुल, वो भी रिलेटेड करियर है इसलिए उसकी भी सर्विस आपको यहाँ मिलेगी। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पर और क्वेश्चन है नंबर ऑफ पीपल टू होम द डेलीगेशन कैन बी मेड इन UPI सर्कल बाय द प्राइमरी यूजर। इसका आंसर है 5।
अब यहाँ पे ये क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे वीडियो में था। अगर यहाँ आपने बेस्ड ऑन एमसीक्यू अगस्त मंथ का वीडियो देखा है तो फिर यहाँ पे उसके 6 आवर 38 मिनट्स में हमने क्वेश्चन पूछा था। द NPCI launched UPI Circle for the secure delegated payments with the trusted users. Under this, primary users can delegate up to how many secondary users? इसका आंसर था 5 यूजर्स। सो देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन जो हमने फ्रेम किया था वो क्वेश्चन फेज 2 में इंक्लूड किया गया था। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन था रिगार्डिंग द डेब्ट सिक्योरिटीज। सो देखिए यहाँ पे पूछा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लॉकिंग फंड्स फॉर इन्वेस्टिंग इन डेब्ट सिक्योरिटीज फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। इसका आंसर था UPI। उसके बाद और क्वेश्चन था व्हाट इज द लिमिट ऑफ ब्लॉकिंग फंड्स फॉर इन्वेस्टिंग इन डेब्ट सिक्योरिटी फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। उसका आंसर था 5 लाख। उसके बाद यहाँ पे और क्वेश्चन था द सर्कुलर वॉज रिलीज बाय विच रेगुलेटरी बॉडी। इसका आंसर था सेबी। सो देखिए इसका कंटेंट हमने हमारे सितंबर मंथ के डिटेल करंट अफेयर्स वीडियो में दिया था। ये कंटेंट यहाँ पे सितंबर मंथ के एंड में आया था, इसलिए यहाँ पे ये कंटेंट आपको अक्टूबर मंथ के वीडियो में दिखेगा, लेकिन PDF में हमने सितंबर में ही इंक्लूड कर दिया था। सो यहाँ पे हमने बोला था द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज़ इम्प्लीमेंटेड न्यू गाइडलाइंस रिक्वायरिंग द रिटेल इन्वेस्टर्स टू यूज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हियर टू ब्लॉक द फंड्स व्हेन अप्लाइंग फॉर द पब्लिक इश्यूज ऑफ द डेब्ट सिक्योरिटीज अमाउंटिंग अप टू ₹5 लाख। This regulation aims to streamline the application process for individual investors engaging with the public debt issues, including the non-convertible redeemable preference shares, उसका municipal debt securities and securitized debt instruments। सो अब देखिए यहाँ पे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की बात की, यहाँ पे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात की, और यहाँ पे उसका अमाउंट भी दिया गया दैट इज 5 लाख। सो अब तीनों क्वेश्चन के आंसर इस कंटेंट में दिए गए थे। उसके बाद यहाँ पे और एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग वेज एंड मीन्स एडवांसेस। सो यहाँ पे उसका लिमिट पूछा था। अब यहाँ पे उसका एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे बेस्ड ऑन MCQ के जुलाई वीडियो में हमने उसके बारे में बताया था। RBI ने रिसेंटली स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज का वेज एंड मीन्स एडवांसेस का लिमिट रेज किया था ईयर टू 60,118 करोड़। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या था उसके बारे में हमें पता नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन था। उसके बाद यहाँ पे और एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग व्हाट इज द मिनिमम फंड रेज बाय द स्मॉल एंड मीडियम रेट्स हियर इन इंडिया अंडर द न्यू फ्रेमवर्क। इसका आंसर था 50 करोड़। अब यहाँ पे इसका आंसर हमने बेस्ड ऑन MCQ के मार्च वीडियो में बताया था, जहाँ पे क्वेश्चन था सेबी नोटिफाइज द रेगुलेशंस फॉर द स्मॉल एंड मीडियम रेट्स एज पर दैट स्मॉल एंड मीडियम रेट्स कैन रेज फंड स्टार्टिंग फ्रॉम ₹। इसका आंसर था 50 करोड़। सो ये यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे कुछ एस्पिरेंट्स ने यहाँ पे ये बोला है कि यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और था। उन्होंने बोला कि यहाँ पे क्वेश्चन था कि यहाँ पे मिनिमम एसेट साइज स्मॉल एंड मीडियम रेट्स का क्या होना चाहिए। देखिए उसका आंसर भी 50 करोड़ ही है। सो अगर यहाँ पे एसेट के बारे में पूछा था या फिर यहाँ पे फंड रेस के बारे में पूछा था, दोनों का आंसर 50 करोड़ ही था। ओके, उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बहुत ही सिंपल थे। यहाँ बोला गया था कि व्हाट आर द प्रीडेसेसर ऑफ द SDG। सो SDG के पहले क्या थे? सो इसके पहले थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। उसके बाद यहाँ पे और क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू एन इकोनॉमिक मॉडल दैट एम्स टू रिड्यूस द इन्वायरमेंटल रिस्क एंड इकोलॉजिकल स्कार्सिटीज व्हाइल प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो इसका आंसर था ग्रीन इकोनॉमी। इस ग्रीन इकोनॉमी के बारे में हमने बहुत बार वीडियो में बताया है, ये टॉपिक बार बार हमारे वीडियो में आते रहता है। उसके बाद यहाँ पे बहुत ही अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था रिगार्डिंग प्लानिटरी बाउंड्रीज रिपोर्ट बाय द स्टॉकहोम। सो देखिए ऐसे क्वेश्चन हम RBI ग्रेड एग्जाम में एक्सपेक्ट नहीं करते। सो ये पूरा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था। यहाँ पे इसका कंटेंट साइंस एडवांसेस जर्नल में आ गया था, डेट वाज इन सितंबर 2023। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन स्टैटिक थे। विच बैंक्स वेर मेड इन 2023-14। इसका आंसर था स्मॉल फाइनेंस बैंक। और यहाँ पे और एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक्स कैटर टू विच पर्टिकुलर एरिया। सो देखिए हमारे यहाँ पे जो फाइनेंस का स्टैटिक कोर्स है जो हमारे यूट्यूब में दिया गया है, वहाँ पे हमने आपको बताया था कि 1991 के बाद बैंकिंग सेक्टर में क्या हुआ था। वहाँ पे हमने बोला था कि 1998 में नरसिम्हम कमेटी आई थी, जहाँ पे यहाँ पे बैंक्स को लाइसेंस दिया गया था। उसके बाद हमने ये भी बोला था कि यहाँ पे नचिकेत मोर कमेटी थी, और उस नचिकेत मोर कमेटी ने स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और पेमेंट बैंक्स निकालने की बात की थी। सो यहाँ पे इसका आंसर डायरेक्टली तो नहीं दिया गया था, लेकिन यहाँ पे आपको अंदाज़ा लगाना था कि 2013 और 14 के बाद अगर बात की गई है तो फिर वो स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात की गई होगी। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन था कि स्मॉल फाइनेंस बैंक कैटर टू विच पर्टिकुलर एरिया। सो पे उसके बारे में हमने उसी वीडियो में आपको बताया था कि भाई पेमेंट बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक का डिफरेंस क्या है। और यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर हमने ये बताया था कि इट प्रोवाइड्स द टोटल बैंकिंग सर्विसेज टू स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे एस्पिरेंट ने बताया था कि यहाँ पे और एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग ए सर्कुलर, और वहाँ पे पूछा था कि इसका लास्ट अप्लीकेबल डेट क्या था। और यहाँ पे कुछ एस्पिरेंट्स ने ये बताया था कि ये सर्कुलर है रिगार्डिंग सितंबर 26।
जहाँ बताया था रिडक्शन इन द टाइमलाइन फॉर द लिस्टिंग ऑफ द डेब्ट सिक्योरिटीज एंड नॉन कन्वर्टेबल इलेवन प्रेफरेंस शेयर्स हियर टू T+1 वर्किंग डेज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग T+6 वर्किंग डेज। सो यहाँ पे इस पे भी एक क्वेश्चन था और इसका यहाँ पे लास्ट एप्लीकेबल डेट था 1 नवंबर। क्लियर है? सो स्टूडेंट्स, इतने क्वेश्चंस हमें आरबीआई ग्रेड बी के फेज 2 के स्टूडेंट से मिले हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और आपने इस एग्ज़ाम को अपीयर किया है और आपको इससे ज़्यादा क्वेश्चन पता है तो फिर आप वो क्वेश्चंस हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो या फिर आप हमें मेल कर सकते हो @afacemanofficial@gmail.com। सो आई होप कि आपको समझ रहा है कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इससे आप आने वाले फ्यूचर एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर होगे और हम भी आपको इसी हिसाब से आने वाले एग्ज़ाम के लिए कंटेंट इंप्रूव करेंगे। आपको मैंने बताया था कि इस एग्ज़ाम में यहाँ पे कई से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। सो यहाँ पे स्काई इज़ द लिमिट, याद रखिए। हम भी आपको इसी तरह से कंटेंट देंगे जिससे यहाँ पे आने वाले एग्ज़ाम से कम चीज़ें मिस हो और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमारे ही कंटेंट से आए। क्लियर है? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।